स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला की हिजाब खींचने पर बवाल मच गया है। बवाल नहीं बल्कि धमाल मच गया है जय कहा जाए तो। चारों तरफ से नीतीश कुमार की निंदा हो रही है और नीतीश कुमार शर्म करो की बातें कही जा रही है। यहाँ तक कि मामला पाकिस्तान तक चला गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी जा रही है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने धमकी दी है कि नीतीश कुमार माफी मांग ले, अभी टाइम है। इस तरीके की धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद इस पर जेडीयू के मंत्री जमा खान ने भी बड़ा बयान दिया है। मंत्री जमा खान ने कहा है कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पर किसी की मनमानी नहीं चलती। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी तरीके की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। बिहार में कानून का राज है और फिर राज्य सरकार हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला आयुष डॉक्टर की हिजाब खींचने पर बवाल मच गया है। चारों तरफ से उनकी निंदा हो रही है। राजनीति में तो घमासान मचाई है, साथ ही साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस पर कूद पड़े हैं। जहां बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत ने नीतीश कुमार को कहा कि अगर मैं आपकी धोती खोल दूं तो। नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर की हिजाब खींचने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर की जो हिजाब खींचा गया, क्या ये जानबूझकर के हिजाब खींचा गया या फिर इसका इरादा कुछ और था और लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप ये भी बताइए कि क्या नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सच में खराब हो गई है, क्योंकि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी पहले से डिस्टर्ब चल रहा है। आपका इस पर क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार से अब कुत्तों का आतंक खत्म होगा। जी हाँ, नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए। दरअसल बिहार में लावारिस कुत्तों का आतंक खत्म होगा। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से बचाने और लावारिस कुत्तों को आश्रय प्रदान करने के लिए जिला परिषदों द्वारा डॉग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने एक पत्र लिखा है। इसके लिए वे भूमि चिन्हित करें। वहीं पर कल विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी गई है, जब बताया गया है कि इन डॉग्स पॉइंट्स का निर्माण जिला परिषद द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी की ओर से तैयार डिजाइन और प्राक्कलन के अनुसार किया जाएगा। इनमें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को रखने की व्यवस्था की जाएगी। निर्माण पर होने वाले खर्चों का सिस्टम राज्य वित्त आयोग की सामान्य निधि से रोका जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर जिला परिषद की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे, जब व्यापक प्रचार प्रसार होंगे। जब विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया है कि स्ट्रीट डॉग्स के दहशत की चुनौतियों से निपटने में जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों बिहार में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 4488 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं पर 497 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल बात है कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। जब परिवहन पुलिस एवं यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर 4488 वाहन चालकों यानी कि गाड़ी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 497 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया है कि निलंबन के बाद भी वाहन चालक पुनः यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जब लाइसेंस रद्द किए जाने की स्थिति में वाहन चालकों को फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा एवं ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं पर परिवहन सचिव ने बताया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ये कार्रवाई नियमित अभ्यास के रूप में जारी रहेगा। तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग, क्षमता से अधिक लोड ढोना तथा बार बार नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर परिवहन सचिव ने कहा है कि जो वाहन चालक बार बार यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया जा सकता है। जब उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करके स्वयं के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
दोस्तों, बिहार में नल जल योजना पर महासंग्राम शुरू हुई है। दरअसल बात यह है कि 7 निश्चय पार्ट 1 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था हर घर नल जल योजना, मगर नीतीश कुमार की इस योजना ने उनके हिस्से बदनामी का सेहरा काफी आया है। जब घटिया पाइप, नल और फिर अव्यवस्था पानी का मिलना इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट रहा है। कहीं पर पाइप पहुंचा दिया तो कहीं पानी नहीं, कहीं पानी आ रहा है तो खराब पानी। वहीं पर कई गांव तो इसलिए भी चिन्हित किए गए हैं कि वहां पर काम ही अधूरा रहा है। कई गांव की शिकायत तो ये रही है कि दिखावे के लिए पानी आए और अब पानी ही आना बंद हो गया। इस योजना का मकसद बिहार के सभी शहरी और फिर ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुँचाना है। इस योजना के तहत सुबह, दोपहर और फिर शाम 2-2 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नीतीश सरकार ने सितंबर 2016 में आधिकारिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से अब तक 152 लाख नल कनेक्शनों को पेयजल उपलब्ध कराने की बात सरकार करती भी है। जब सरकारी रिपोर्ट में इस परियोजना का अब तक 95% काम पूरा हो चुका है, मगर इस अभियान का यह अधूरा सच है। जब कई जगह से इसके सच सामने आए हैं। धांधली की शिकायतें पहले भी मिल रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में लापरवाही, धांधली और फिर अनियमितताएं की खबरें पहले भी लगातार सामने आ रही थी। वहीं पर योजना को आमतौर पर लूट खाओ कूट खाओ योजना कहा जाता था। इसने मुखिया पर कमीशन खोरी से लेकर के प्रोजेक्ट को पूरा करने में लेट लतीफे बरतने, काम की खराब गुणवत्ता जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। इसकी जांच हुई तो फिर कई जगहों पर आरोप सही पाए गए हैं। ऐसे मामलों पर सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। दोस्तों, नीतीश सरकार का असल चेहरा सामने आ रहा है। हिजाब खींचने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बातें कही। दरअसल बात यह है कि महिला मुस्लिम द्वारा सार्वजनिक मंच से हिजाब खींचना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार की आलोचना की जा रही है। कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ अलग अलग नेता भी नीतीश कुमार की इस हरकत पर आपत्ति जता रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुस्लिम महिला का नकाब हटाने को लेकर के निशाना साधा है और कहा कि वे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। जब वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से कहा कि कभी धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला चिकित्सक का नकाब हटाना गलत था और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। जब ये पार्टी के नेतृत्व में एक बड़े पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। इससे पार्टी के टॉप पद के लिए युवा नेताओं के चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। जब बीजेपी सूत्रों के मुताबिक उनका चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से सीधे तौर पर जुड़ा है। बीजेपी नेतृत्व ये पक्का करना चाहते हैं कि 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बन जाएगा तब पार्टी के पास एक परिपक्व और फिर अनुभवी नेतृत्व हो। इसी मकसद से पार्टी ने युवा नेताओं को काफी पहले से तैयार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों ने आगे बताया है कि पार्टी राज्य स्तर पर भी कई युवा नेताओं को आगे बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि गुजरात में हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री पद पर उन्नत किया गया। इस कदम को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों की प्रतिभा को पहचानने के लिए एक रणनीतिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। 45 वर्षीय बिहार के मंत्री और फिर 5 बार के विधायक नितिन नवीन इस भूमिका में शासन और पार्टी संगठन का समृद्ध अनुभव लेकर के आए हैं। वहीं पर अभी 45 साल के नितिन नवीन 2047 तक करीब 67 साल के हो जाएंगे, जिससे पार्टी को देश की यात्रा के एक अहम दौर में मार्गदर्शन करने के लिए एक अनुभवी नेता मिलेगा। नितिन नवीन की पदोन्नति से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधित्व भी आया है, जो बीजेपी की क्षेत्रीय विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक सूत्र ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि बिहार चुनाव से पहले नितिन नवीन के नाम पर मंथन चल रहा था। हालांकि चुनाव के नतीजे ने उन्हें यह पद दिलाने में मदद की है। उनके पास चुनावी सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है और फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के राज्य प्रभारी सहित कई प्रमुख पदों पर काम किया है। आपकी धोती अगर खोल दूं तो कैसा लगेगा नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी पर एक महिला अभिनेत्री ने कहा कि अगर आपकी मैं धोती खोल दूं तो कैसा लगेगा आप? ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत का है। जी हाँ, राखी सावंत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर के लाइमलाइट बटोर रही है। लेटेस्ट वीडियो में राखी सावंत ने नीतीश कुमार के हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर के लोग हैरान भी हो रहे हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं। राखी सावंत ने पहले तो नीतीश कुमार की तारीफ की और फिर सियासी और
धार्मिक मुद्दों को उठा करके उन पर भड़क गई। जब पहले तो राखी सावंत ने नीतीश कुमार के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया और उसके बाद धोती खींचने तक की बात कह दी। वायरल वीडियो में राखी सावंत को नीतीश कुमार पर भड़कते हुए देखा जा रहा है। राखी सावंत अपने बेबाक और फिर फनी अंदाज में कहती है, दोस्तों नमस्ते, नीतीश कुमार जी नमस्ते, पैड़ी पोना चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पर रहे, आशीर्वाद नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता भी हैं और पति भी हैं। लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी, क्या कर दिया नीतीश जी, आपने मुस्लिम महिला को अवार्ड दे रहे हैं, आप बुला करके उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, आपको थोड़ा भी क्या नॉलेज नहीं है, 5 पैसा का भी नॉलेज नहीं है क्या कि इस्लाम में एक औरत नकाब पहन करके जाती है। जब कुरान पाक में लिखा है कि वीडियो में तो काफी कुरान पाक में लिखा है, जब वीडियो में तो राखी सावंत ने नीतीश कुमार को यूपी का सीएम तक कह दिया। वहीं पर राखी सावंत ने आगे कहा कि उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। जब इतने दिग्गज नेता आप सीएम यूपी के माननीय, मैं इज्जत करती हूँ, प्यार करती हूँ आपसे, क्यों आप इतने अच्छे नेता है, ये आपने क्या कर दिया है, एक मुस्लिम औरत का आप नकाब खींच रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूँ, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूँ और आपको ऐसे पूरे सड़े बाजार में सबके सामने मैं आपकी धोती खींच लूँ, आपके पैजामे का नारा खींच लूँ, तो फिर कैसा फील होगा आपको। एक तरफ आप औरत को इज्जत देते हो, दूसरी ओर इज्जत उतार देते हो, शर्म नहीं आती आपको। आप मेरे फेवरेट नेता हैं, लेकिन ये क्या कर दिया आपने इस्लामिक औरत के साथ, जियो और जीने दो। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मीडिया बुलाएं और इस औरत को बहन बोल करके माफी मांग ले नीतीश जी, आपकी मैं इज्जत करती हूं, ये कहना है राखी सावंत का। दोस्तों, भारत की ज्ञान भूमि गया से अब एक ऐसा हुनर निकल करके सामने आ रहा है जो अपनी जाबाजी से सबको हैरत में डाल रहा है। गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले दिलबर खान ने अपने हैरत अंगेज स्टंट की बदौलत बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जब एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे दिलबर जब अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो फिर देखने वाले दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। उनके भीतर स्टंट का ऐसा जुनून है कि वे इस क्षेत्र का बेताज बादशाह बनने की पूरी काबिलियत रखते हैं। जब दिलबर खान महज शौकिया तौर पर स्टंट नहीं करते, बल्कि उनके सीने में देश के लिए कुछ कर गुजरने की गहरी तमन्ना है। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। जब उनकी दिली इच्छा है कि वे अपनी इस कला को निखारें और फिर भविष्य में स्टंट साहसिक खेलों की वैश्विक स्पर्धाओं में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल सके। दिलबर खान की मेहनत और फिर जज्बा ये साबित करती है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या फिर सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। आज के दौर में जहां पर समाज में कई तरह की नकारात्मकता देखने को मिलती है, वहीं पर एक मुस्लिम परिवार में जन्मे दिलबर खान के दिल में अपनी जन्मभूमि और फिर मातृ वतन के प्रति अगाध प्रेम है। उनका स्पष्ट कहना है कि वे अपने देश और फिर बिहार के मान सम्मान के लिए पदक जीतना चाहते हैं। देश के प्रति उनकी ये निष्ठा और खेल के प्रति समर्पण उन्हें अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाता है। वे अपनी कला को राष्ट्र सेवा और फिर गौरव का माध्यम बनाना चाहता है। दिलबर खान के पास प्राकृतिक हुनर और फिर अदम्य साहस तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने के लिए उन्हें अब सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनके पास संसाधनों का अभाव है और फिर वे फिलहाल बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के ही जोखिम भरे कर्तव्य कर रहे हैं। यदि सरकार या फिर खेल विभाग इन्हें एक मास्टर ट्रेनर और फिर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा दे तो फिर ये युवा खिलाड़ी निश्चित रूप से वैश्विक पटल पर भारत का तिरंगा लहराने का मादा रखता है। दोस्तों, बिहार में पैक्स को आधुनिक बनाने के लिए जब केंद्र सरकार ने बिहार सहित देश भर में सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने और फिर ग्रामीण आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ठोस पहल की है। जब सहकारी संरचना का विस्तार करने और किसानों के लिए ऋण भंडारण और विपणन सुविधाओं तक पहुंच को आसान और फिर अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए के मकसद से 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और फिर मत्स्य की सहकारी समिति की स्थापना की योजना को मंजूरी दे दी है। यह इस कड़ी में बिहार में 15 नवंबर 2025 तक 4518 सहकारी समितियों का गठन हुआ है। जब राज्य प्रायोजित पैक्स कम्युनिटीकरण परियोजना में भी एक सक्रिय भागीदार है, जिसमें 4495 पैक्स में से 4460 पहले से ही ERP आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑन बोर्ड किए गए हैं।
दोस्तों बिहार में मछुआरों के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार का डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग मछुआरों के लिए खास योजना लेकर के आया है। इसका नाम नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना है। इसके तहत राज्य मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य या फिर परंपरागत मछुआरों को नाव या फिर जाल की खरीद पर निर्धारित इकाई लागत का 90% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य आवेदक 31 दिसंबर तक वेबसाइट fisheries.bihar.gv.in पर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड के साथ साथ आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता, मत्स्य एवं मत्स्य शिकार माही से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। परंपरागत मछुआरों के साथ साथ महिला मछुआएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मछुआएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। वहीं पर योजना के तहत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोगी समिति के सदस्य या फिर मछुआ लाभुक जो मत्स्य शिकार माही कार्य करते हैं, उनके एक अथवा या फिर एक परिवार को फिशरिंग डिटेन बोट पैकेज, FRP बोट पैकेज, जाल पैकेज अवयवों में से अधिकतम किसी एक ही अवयव को लाभ ले सकेंगे। दोस्तों एनडीए के अंदर ही अलग अलग पार्टियों के बीच नेताओं की छीना झपटी होने लगी है। जी हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी LJP रामविलास के कई नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ लिया है और अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। चिराग पासवान की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की एंट्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने इन सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इन नेताओं में LJP रामविलास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता रहे AK वाजपेयी भी शामिल है। जहाँ उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इन नेताओं के जुड़ने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी और दिल्ली जैसे राज्यों में भी संगठनात्मक तौर पर मजबूत होगी। इसके अलावा पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों बिहार के छात्र और शिक्षक 22 भाषाएं सीखेंगे। जब भारतीय भाषाओं की संवर्धन के लिए विश्वविद्यालयों में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पहल पर सभी विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में छात्र, शिक्षक, कर्मचारियों के साथ साथ अभिभावकों और फिर बाहरी व्यक्तियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं की पढ़ाई का अवसर देंगे। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी मातृभाषा के साथ ही दूसरी क्षेत्रीय और फिर अनुसूचित भारतीय भाषाओं का ज्ञान हासिल करने का मौका देना है। इस पहल के तहत छात्रों को इंसेंटिव मिलेगा और फिर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार में वेटेज दिया जाएगा। जहाँ सभी विश्वविद्यालय इसकी तैयारी में जुट गए हैं। ये कार्यक्रम भाषा क्षमता संवर्धन कोर्स के रूप में चलाया जाएगा और फिर इसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस 3 स्तर होंगे। छात्रों को इस कोर्स में क्रेडिट हासिल करने की सुविधा भी दी जाएगी। वहाँ पर छात्र अपनी क्षेत्रीय या फिर मातृभाषा के अलावा कोई भी एक अतिरिक्त भाषा सीख सकेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल 22 भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी और भी कई सारी भाषा शामिल है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि आखिर बिहार पंचायत चुनाव कब होगा। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर के बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जब पंचायत चुनाव को लेकर के फैले भ्रम के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायतों में आरक्षण को लेकर के सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक बातें फैलाई जा रही है उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत के विभिन्न पदों के लिए आम चुनाव दिसंबर 2026 से पहले करा लिए जाएंगे और इसकी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट यानी कि EVM के जरिए कराए जाएंगे। इससे चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और सुरक्षित होगी। आयोग के मुताबिक मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों पर आरक्षण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। आयोग ने यह भी बताया है कि नियम के अनुसार पंचायत में हर 2 चुनाव के बाद पदों का आरक्षण बदल जाता है। साल 2016 और 2021 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। ऐसे में अब 2026 से पहले होने वाले चुनाव में सभी पदों पर नए सिरे से आरक्षण लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस बार सभी पंचायतों के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक और पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और फिर महिलाओं के लिए तय आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहाँ पर आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी पंचायत या फिर पद को लेकर के कोई भी असमंजस की स्थिति में नहीं है। सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर के अफवाह फैलने के बाद आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आयोग ने चेतावनी दी है कि गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव लोकतंत्र
लोकतंत्र की जड़ है और इसे समय पर निष्पक्ष और फिर पारदर्शी तरीके से कराना आयोग की प्राथमिकता है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव की तारीखों और फिर कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों से यह साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव ना तो टाले जाएंगे और न ही आरक्षण को लेकर के कोई भी अनिश्चितता है। दिसंबर 2026 से पहले राज्य में यानी कि बिहार में पंचायतों के आम चुनाव कराए जाएंगे और सभी पदों पर आरक्षण लागू होगा। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अब कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता में भी परंपरागत होंगे। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से ही विद्यार्थी स्वरोजगार और फिर जीवन कौशल विकास में प्रशिक्षण किया जाएगा। जहाँ शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पटना, नवादा, रोहतास, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत हो रही है। इसके बाद इसे अन्य जिलों में लागू कर दिया जाएगा। वहीं पर रोजगार एवं जीवन कौशल विकास योजना में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थी 12वीं के बाद उद्यमिता, कैरियर मार्गदर्शन और फिर भविष्य में स्वरोजगार की क्षमता विकसित कर सकेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसको जमीन पर उतारने के लिए पिरामिड फाउंडेशन का सहयोग लेगा। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फाउंडेशन के अधिकारी लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के संपर्क में है। दोस्तों, मशहूर इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। यह देश विदेशों में फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती का वीडियो तो आप भी शायद देखे होंगे। अब इसके खिलाफ भोपाल में फतवा जारी हुआ है। यह शादाब जकाती के खिलाफ ये फतवा ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की ओर से जारी किया गया। जब फतवे में कहा गया है कि शादाब जकाती को भोपाल से बाहर न जाने दिया जाए। जहाँ भी मिले मुसल्लम ईमान वाले शादाब जकाती का मुंह काला करे। आपको बता दूं कि शादाब जकाती ने विश्व प्रसिद्ध भोपाल स्थित ताजुल मसाजिद यानी कि मस्जिद में विवादित वीडियो बनाया था। वीडियो में शादाब जकाती जूते और बिना दुपट्टे के महिला के साथ मस्जिद में दिखाई दिए थे। इस वीडियो को लेकर के मुस्लिम कमेटियों ने भारी विरोध जताया था। शादाब जकाती पर मजहब से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया था। शादाब जकाती पर आरोप था कि उसने वीडियो बनाते समय इस्लामिक नियमों का उल्लंघन किया है। जब भोपाल ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी को भोपाल के उन इन्फ्लुएंसर की भी तलाश है जिसने इस वीडियो में शादाब जकाती का साथ दिया है। जब कमेटी ने उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि शादाब जकाती उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष शमसुल हसन ने कहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आखिर। इतिहास की ऐतिहासिक दुनिया में मशहूर मस्जिद पर वीडियो बनाया जा रहा है। मस्जिद में जूते, चप्पल, बेपर्दा और बेहया औरतों के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। आज नवाब साहब होते तो इस तरह की बातें करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। प्रशासन एफआईआर करे। अल्लाह की इबादत गाह में फालतू इस तरीके के लोग अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए मस्जिदों को नापाक हरकत कर रहे हैं। नाचने गाने का अड्डा बनाना चाहते हैं। नाचने गाने वाला शादाब। दोस्तों, सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को लेकर के बड़ा फरमान जारी कर दिया है। अब 15 तारीख तक सभी पुलिसकर्मियों को ये काम करना होगा। दरअसल बात है कि बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। जब राज्य में यानी कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। इस बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी पुलिसकर्मियों को बड़ा आदेश जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों और फिर कर्मियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों का विवरण समर्पित करने का निर्देश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर को आधार मानते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने डीजीपी, सभी डीजी, बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के सचिव, जेल आईजी, विशेष सुरक्षा दल के समाष्टेथा और रेल एडीजी, अभियोजन निदेशालय और फिर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों और फिर राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों के अधिकारियों और फिर कर्मियों की चल अचल संपत्ति का विवरण 31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यदि कोई पुलिसकर्मी अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते तो फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अब 24 घंटे में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। दरअसल बात है कि बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तेज तथा
सुविधाजनक होने वाली है। परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश जारी किया है कि डीएल यानी कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को मात्र 24 घंटे के अंदर चिप रहित लेमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। जहाँ इससे लोगों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी और असुविधा दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पर परिवहन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित एजेंसी डीएल जारी करने में 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगा रही थी, जिससे आवेदकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चयनित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी जिलों में चिप रहित लेमिनेटेड डीएल और फिर वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी की प्रिंटिंग में तेजी लाई जाए। दोस्तों, नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने वाली महिला अब नौकरी नहीं करेगी बिहार में। जी हाँ, उन्होंने बिहार ही छोड़ दिया है। नौकरी में तो लात मारी है, साथ ही साथ बिहार ही छोड़ दिया है। उनके भाई ने बताया है कि उसने नौकरी ना करने का पक्का मन बना लिया है, लेकिन मैं और परिवार के सभी लोग उसे अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने के बाद घटना के अगले ही दिन मुस्लिम महिला ने बिहार ही छोड़ दिया है और अपने परिवार के पास वापस कोलकाता चली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की इस हरकत से महिला के मन में डर और असुरक्षा भर गई है। जय नीतीश कुमार की इस घटिया हरकत से मुस्लिम डॉक्टर पूरी तरीके से टूट गई है। मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का सपना भी टूट गया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार, तो आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम करके वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का अचानक हिजाब हटाते हुए दिखाई देते हैं। जहां वहीं पर वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार को ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस बीच खबर सामने आ रही है कि इस घटना के बाद अगले ही दिन मुस्लिम महिला ने बिहार ही छोड़ दिया है और अपने परिवार के पास वापस कोलकाता चली गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की इस हरकत से महिला के मन में डर और असुरक्षा भर गई है। जहां 15 दिसंबर को पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महिला डॉक्टर नुसरत परवीन आमने सामने आए। उसी दौरान सीएम की तरफ से नुसरत का हिजाब हटाने की घटना कैमरे में कैद हो गई। जब देखते ही देखते ये तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल गई। जब कुछ लोगों ने इसे सामान्य व्यवहार बताया, तो फिर कई लोगों ने इसे नुसरत की निजी आस्था और फिर सम्मान से जोड़ करके सवाल उठाए हैं। वहीं पर इस घटना के ठीक अगले दिन नुसरत परवीन बिहार छोड़ करके कोलकाता चली गई है। वह अपने परिवार के पास पहुंची है, जहां पर फिलहाल वे खुद को सुरक्षित और फिर मानसिक रूप से शांत महसूस कर रही है। वहीं पर परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि नुसरत इस पूरे घटनाक्रम से अंदर से ही टूट गई है। जहां सार्वजनिक चर्चा और फिर लगातार बढ़ते दबाव ने उन्हें गहरे तनाव में डाल दिया है। वहीं पर नुसरत पढ़ाई में बेहद मेधावी रही है। डॉक्टर बनना उनका बचपन का सपना था और उन्होंने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर की हिजाब खींचने पर किशनगंज की महिलाएं बिफर गई है। जब किशनगंज की महिलाएं नीतीश कुमार शर्म करो की बात कह रही है। जहां दरअसल बात है कि किशनगंज से लेकर के पटना और लखनऊ तक इस वक्त एक वीडियो ने सियासी माहौल गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां वे नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब को छूते और फिर नीचे करते नजर आ रहे हैं। जब वीडियो सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये एक महिला की निजी और फिर धार्मिक गरिमा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अब इस पूरे विवाद में यूपी सरकार के मंत्री के एक बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो आपको बता दें कि दरअसल मामला पटना का है, जहां पर आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर नुसरत को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हैं। इसके बाद वह महिला के चेहरे पर मौजूद हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं कि ये क्या है, फिर हिजाब को नीचे कर देते हैं। जब वीडियो में साफ दिखता है कि महिला डॉक्टर असहज हो जाती है। मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कुछ अधिकारी हंसते हुए नजर आते हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब इस वीडियो के बाद देश भर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी, लेकिन विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस मामले पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। संजय निषाद ने कहा कि नकाब छू दिया तो इतना बवाल हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हरकत मच गया, जब विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और फिर मुस्लिम समुदाय
समुदाय का अपमान बताया है। संजय निषाद के बयान पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। कई नेताओं और फिर सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री इस तरीके की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला सम्मान और फिर धार्मिक आजादी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। जब विवाद बढ़ता देख करके संजय निषाद को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत तरीके से लिया गया और उन्होंने गांव देहात की भाषा में बात को हल्के में टालने के लिए ऐसा कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो फिर वे अपनी बात वापस ले लेते हैं। दोस्तों, किशनगंज से होकर के गुजरने वाले 560 किलोमीटर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। जहां गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा अगर कोई जिला लाभ उठाने वाला है तो वो किशनगंज जिला है, जिसे कहा जाता है कि किशनगंज में खुशहाली आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का द्वार खुलेंगे, जब लोगों को आसानी से रोजगार मिलेगी। जी हाँ, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बन रहा 560 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का चेहरा अब बदल देगा। यूपी, बिहार और बंगाल पहली बार हाईवे से एकजुट होंगी। सिर्फ 6 घंटे में मंजिल पहुंचना आसान हो जाएगा। तो आपको बता दो कि 560 किलोमीटर से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर ये बड़ी अपडेट है। जहां गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बन रहा 560 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का यात्रा चेहरा बदल देगा। ये विशाल एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ करके यात्रा को अभूतपूर्व रूप से तेज कर देगा। लगभग 560 किलोमीटर लंबी ये सड़क मौजूदा रास्तों की तुलना में सफर को 6 घंटे से ज्यादा छोटा कर देगी, जिससे व्यापार और फिर पर्यटन में नई जान फूकेगी। ग्रीनफील्ड मॉडल पर आधारित ये प्रोजेक्ट देश की भारतमाला योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। ये 4 लेन वाली सुपरफास्ट सड़क शुरुआत में बनेगी, जो बाद में 6 लेन तक बढ़ाई जा सकेगी। वाहन यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ सकेगी, जिससे बड़े पुलों का निर्माण नदियों जैसे गंडक और फिर कोसी पर होगा। जब कुल लागत 32 से 41 हजार करोड़ रुपए आंकी गई है। यहाँ पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे बड़े पुलों का निर्माण नदियों जैसे गंडक और फिर कोसी पर होगा। कुल लागत 32 से 41 हजार करोड़ रुपए से आंकी गई है, जो आर्थिक विकास को गति देगी। सुरक्षा के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि मौसम की मार झेलने वाली इस पट्टी में यात्रा हमेशा सुगम रहे। वहां पर गोरखपुर से निकल करके एक्सप्रेसवे कुशीनगर होते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों को छुएगा। जब कुल 300 से ज्यादा गांव इससे जुड़ेगा, जो कि सीमांचल क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ेगा। सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते ये नेपाल बॉर्डर के साथ साथ चिकन नेक कॉरिडोर को मजबूत वैकल्पिक रास्ता दे देगा। दोस्तों, किशनगंज पुलिस का एक बहुत ही सराहनीय काम सामने आया है। किशनगंज में पुलिस ने बच्चों को कानून से जोड़ने की दिशा में एक नई और सराहनीय पहल शुरू की है। अब थाने में बैठ करके सिर्फ FIR दर्ज करने वाली पुलिस सीधे स्कूलों में जाकर के बच्चों को कानून के नियम समझा रही है। जब किशनगंज जिले के थानाध्यक्ष खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं और स्कूली बच्चों को उनके अधिकार, कर्तव्य और फिर कानून की बुनियादी जानकारी दे रहे हैं। जब बुधवार को किशनगंज जिले के आधा दर्जन से अधिक स्कूलों में ये विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जब सदर थाना की टीम ने गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंच करके छात्रों से सीधा संवाद किया। जब पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि कानून सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित और फिर अनुशासित बनाने के लिए होता है। जब इस दौरान छात्रों की बड़ी संख्या मौजूद रही और उन्होंने पूरे ध्यान से पुलिस की बातें सुनी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कम उम्र में ही कानून के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे आगे चल करके जिम्मेदार नागरिक बन सके। कार्यक्रम में EISS नंबर 112 की जानकारी दी, महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कानून, चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया, ट्रैफिक नियमों और फिर नशीले पदार्थों के खतरनाक दुष्प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। बीबीगंज, कोरोबाड़ी समेत कई थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष अपनी अपनी टीम के साथ स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को नशे और फिर अपराध से दूर रहने की भी शपथ दिलाई। वहीं पर कक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आसान भाषा में समझाया है कि सड़क पर वाहन चलाते समय यानी कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट और फिर सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, गलत उम्र में बाइक चलाने से क्या नुकसान हो सकता है और फिर महिलाओं और फिर बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून क्या क्या अधिकार देता है, आत्मरक्षा, साइबर अपराध और फिर सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल पर भी बच्चों को जागरूक किया गया। वहीं पर सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन ने बताया है कि इस पहल का मकसद बच्चों में पुलिस का डर खत्म करना है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बच्चों को डराने नहीं बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाने स्कूल पहुंची है। जब बच्चे ही देश और फिर समाज का भविष्य है, अगर वे कानून को समझेंगे तो फिर अपराध अपने आप कम होगा।
दोस्तों, किशनगंज के बिशनपुर बाजार की रहने वाली आकृति अग्रवाल ने कमाल कर दिया है। किशनगंज की बेटी आकृति अग्रवाल ने देश की सबसे प्रतिष्ठित कानून प्रवेश परीक्षा यानी कि क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया 13वीं रैंक हासिल करके पूरे देश में किशनगंज का नाम रोशन किया है। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे किशनगंज जिले के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज से एक बेहद ही गर्व कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे जिले ही नहीं बल्कि सीमांचल का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब कहा जाता है कि बेटियां जब आगे बढ़ती है तो सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। आज यही बात किशनगंज की बेटी ने सच कर दिखाया है। जब कहते हैं कि पढ़ेगी बेटी बढ़ेगा सीमांचल, ये नारा आज हकीकत बनता नजर आ रहा है। जब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए किशनगंज की बेटी ने वह कर दिखाया है जो आज आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। दरअसल किशनगंज जिला के बिशनपुर बाजार की रहने वाली आकृति अग्रवाल ने देश की सबसे प्रतिष्ठित कानून प्रवेश परीक्षा यानी कि क्लैट यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में ऑल इंडिया 13वीं रैंक हासिल किया है। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे किशनगंज जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। ये इतनी कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में देश भर के लाखों छात्रों को पीछे छोड़ करके टॉप रैंक में जगह बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन आकृति ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। आकृति अग्रवाल बिशनपुर बाजार के जाने माने उद्योगपति श्री कमल किशोर अग्रवाल की पौत्री हैं और फिर श्री नीरज अग्रवाल की सुपुत्री हैं। जब बचपन से ही पढ़ाई में तेज और अनुशासित रही आकृति ने यह साबित कर दिखाया है कि अगर सही मार्गदर्शन, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो सीमांचल जैसे क्षेत्र से भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आप डीलर बनना चाहते हैं यानी कि अनाज बांटने के लिए डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, बिहार में सरकारी राशन दुकान की डीलरशिप लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को और ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और फिर आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य भर में नई राशन दुकानों के लिए लाइसेंस देने का फैसला किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से कुल 4942 नई सरकारी राशन दुकानों की स्थापना की जाएगी। आपको बता दूं कि सरकार का यह कदम बिहार में लगातार बढ़ रही आबादी और राशन कार्ड धारकों की संख्या को देखते हुए उठाया गया है। जब विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, पहले चरण में 2583 नई राशन दुकानों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अब तक 13,794 आवेदन मिल चुके हैं। इससे साफ है कि राशन डीलरशिप को लेकर के लोगों में जबरदस्त रुचि है। जब बाकी बचे 2359 दुकानों के लिए भी जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दरअसल नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र में हर 1350 राशन कार्ड धारकों पर और फिर ग्रामीण क्षेत्र में हर 1900 राशन कार्ड धारकों पर एक सरकारी राशन दुकान होनी चाहिए। लेकिन बिहार के कई जिलों में ये संतुलन बिगड़ चुका है, या कई जगहों पर एक ही दुकान पर जरूरत से ज्यादा कार्डधारी निर्भर है। इसका नतीजा ये होता है कि लोगों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और फिर दुकानों पर भारी भीड़ लग जाती है। नई दुकानों के खुलने से इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं पर जिलेवार योजना की बात करें तो फिर पटना में सबसे ज्यादा 435 नई राशन दुकानों की योजना बनाई गई है। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 356, भागलपुर में 336, पूर्णिया में 320, मधुबनी में 248 और पश्चिमी चंपारण में 242 दुकानों की जरूरत बताई गई है। वहीं पर रोहतास में 245, गया में 240, सिवान में 229, सीतामढ़ी में 196 और फिर कटिहार में 191 नई दुकानों की योजना है। वहीं पर वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज समेत कई अन्य जगहों में भी नई पीडीएस दुकानों की स्थापना की जाएगी। हालांकि कुछ जिलों में सभी रिक्तियां पहले ही भर ली गई है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण में 242 राशन दुकानों की लाइसेंस जारी हो चुके हैं। वहीं पर बांका, बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, अररिया और फिर सारण जैसे जिलों में फिलहाल नई राशन दुकानों की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वहां पर राशन कार्ड और फिर दुकानों का अनुपात संतुलन है। वहीं पर कुल मिलाकर के ये योजना न सिर्फ बेरोजगारों और स्वरोजगारों की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि इससे आम जनता को भी फायदा मिलेगा। राशन वितरण व्यवस्था ज्यादा सुचारू होगी, भीड़ कम होगी और फिर लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा। सरकार की ये पहल पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।